अच्छा, डायनामिक्स में हमारे पास क्या होता है कि इट्स सिमिलर टू व्हाट वी हैव स्टडीड ऑलरेडी इन ओ लेवल्स, बट इसके अंदर फ़र्क क्या आता है कि इसके अंदर आपने इन एडिशन टू मोमेंटम आपने डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोलिजन्स के बारे में भी पढ़ना होता है। आपने इन इलास्टिक कोलिजन के बारे में पढ़ना है, फिर आपने इलास्टिक कोलिजन के बारे में पढ़ना है। दीज आर ऑल द थिंग्स दैट यू नीड टू फोकस एट, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहली चीज़ जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे वो हमारे पास होगा न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। अच्छा, अब न्यूटन्स फर्स्ट लॉ हमने ओ लेवल्स में भी पढ़ा हुआ है। व्हाट इज़ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ये कहता है कि एन ऑब्जेक्ट विल नॉट मूव अनलेस इट इज़ एक्टेड अपॉन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। तो आप ये कह सकते हो कि जो आपका ऑब्जेक्ट होता है जो कि वो अपने ही मोशन में कंटिन्यू करेगा अनटिल एंड अनलेस अ रिजल्टेंट फोर्स एक्ट्स ऑन इट, ठीक है। तो यू कैन राइट एन ऑब्जेक्ट, या आप कह लो अ बॉडी कंटिन्यूस in its motion unless acted upon, unless यहाँ आप कह लो unless a resultant force acts on it। ठीक है, तो ये होता है हमारे पास न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। इसका मतलब क्या है कि अगर आपके पास कोई एक ऑब्जेक्ट है जो कि आपके पास है रेस्ट पर है, तो दिस ऑब्जेक्ट वुड रिमेन एट रेस्ट अनटिल एंड अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स एफ एक्ट्स ऑन इट। ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पे रहेगा और तब तक ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पे रहेगा अनटिल इसके ऊपर एक जो नई फोर्स है वो ना यहाँ पे इसके ऊपर एक्ट करे, ठीक है। तो इट इज़ गोइंग टू रिमेन इन रेस्ट अनटिल अनदर फोर्स एक्ट्स ऑन इट। अच्छा, यहाँ पे ना मैंने अभी तक खाली ये चीज़ डिस्क्राइब की थी कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या होता है कि अ बॉडी कंटिन्यूज इन इट्स मोशन अनटिल अ रिजल्टेंट फोर्स एक्ट्स ऑन इट। तो ये अगर बॉडी है ना आपके पास जो रेस्ट पे है, तो ये रेस्ट पे रहेगी अनटिल अनलेस आपके पास इसके ऊपर एक फोर्स एफ लगे, ठीक है, जो कि ये है। तो ये हमारे पास है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। और इसके बाद हमारे पास कौन सा लॉ आता है? न्यूटन्स सेकेंड लॉ आता है। तो जो न्यूटन सेकेंड लॉ है वो भी हम यहाँ पे देखते हैं, एक मिनट बस। तो न्यूटन सेकेंड लॉ को अगर हम यहाँ पे देखें तो ये हमें क्या कहता है, इस न्यूटन सेकेंड लॉ से हमारे पास एक फेमस जो वो है ना फार्मूला वो डिराइव होता है, वो मैं बताता हूँ क्या है। अच्छा, ये हमें क्या कहता है कि अ बॉडी बल्कि इसमें होता है फोर्सेस और एक्सेलरेशन का ज़्यादा लिंक होता है। तो यहाँ पे ये कहते हैं कि फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी is directly proportional to the acceleration acting on it। या आप कह रहे हो जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी फोर्स एक्टिंग ऑन इट। या आप कह दो कि फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन एक्टिंग ऑन इट की बजाय लिख दो ऑन इट्स एक्सेलरेशन, ठीक है, टू इट्स एक्सेलरेशन, ये लिख दो, दिस इज़ अप्रोप्रिएट वर्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख दो ये चीज़। और इसका जो फार्मूला होता है, फार्मूला आपके पास क्या होता है, फोर्स इक्वल्स टू एम ए होता है, ठीक है। और यहाँ पे आपको पता है कि ये जो एफ है, एफ रिप्रेजेंट्स फोर्स, तो ये आपके पास फोर्स होता है, ये आपके पास मैस होता है, और ये आपके पास एक्सेलरेशन होती है, ठीक है।
और ये आपके पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्यों है ये भी मैं चीज़ अभी यहाँ पे बताता हूँ, कंफर्म करता हूँ। तो यहाँ पे होता क्या है, हमारे पास ये जो मैस होता है ना, सिंस मैस इज़ कांस्टेंट, हम यहाँ पे कह सकते हैं सिंस m इज़ कांस्टेंट, वी कैन से कि हमारे पास जो f है ना वो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, वो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन। और इनका जो ग्राफ बनता है, ग्राफ भी हमें पता है कि आपके पास यहाँ पे क्या किस तरह का ग्राफ बन रहा होता है। यहाँ पे आपके पास एफ आर है, यहाँ पे आपके पास ए आर है, और इनका जो ग्राफ बन जाएगा वो क्या बनेगा, वो बीच में यहाँ पे ऐसे करके यहाँ पे लाइन आ जाएगी। तो दिस इज़ गोइंग टू बी देयर ग्राफ, इस तरह स्ट्रेट लाइन ग्राफ यहाँ पे बनता है, ठीक है। तो दिस इज़ द काइंड ऑफ ग्राफ दैट विल हैव ग्राफ ऑफ डायरेक्ट रिलेशन। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पे इसका क्या बन जाएगा, ग्राफ बन जाएगा। और ये चीज़ होगी। अब इसके अंदर इतना ही कुछ था, इसके अलावा और कोई चीज़ नहीं। बाकी हाँ, ये चीज़ ज़रूर आती है, अगर आपने यहाँ पे सर्कुलर मोशन देखना हो ना, तो सर्कुलर मोशन में एक और एक्स्ट्रा यहाँ पे चीज़ आती है। उसमें ये होता है कि यहाँ पर अगर आपके पास आ जाए ना सर्कुलर मोशन आ जाए, तो फिर एक एक्स्ट्रा चीज़ यहाँ पर आती है, वो मैं दिखाता हूँ आप लोग। अच्छा, सर्कुलर मोशन में क्या होता है कि आपके पास अगर लेट्स सपोज ये कोई सर्कल है ना, लेट्स सपोज आप कह लो कि दिस इज़ अ सर्कुलर रोड या एनीथिंग, और यहाँ पे एक जो ऑब्जेक्ट है वो क्या कर रहा है, ट्रैवल कर रहा है। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट ट्रैवल कर रहा है, तो अगर एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे ट्रैवल कर रहा है तो इसकी जो वेलोसिटी होगी वो कहाँ पर होगी, वो यहाँ पे लग रही होगी, ठीक है। और अगर ये ऑब्जेक्ट इस साइड पे ट्रैवल कर रहा है तो फिर इसकी वेलोसिटी कहाँ पे लग रही होगी, इसकी वेलोसिटी यहाँ पर लग रही होगी। एंड देन अगर ये ऑब्जेक्ट आपके पास आ रहा है और ये ट्रैवल कर रहा है तो इसकी वेलोसिटी कहाँ पर लग रही होगी, यहाँ पे लग रही होगी। एंड देन फिर अगर आपके पास यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट आ रहा है तो इसकी वेलोसिटी कहाँ पे लग रही होगी, वो यहाँ पर लग रही होगी, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ देयर वेलोसिटी इज़ गोइंग टू बी एक्टिंग, ठीक है। तो ये चीज़ हो रही होगी आपके पास, लेकिन इनकी जो रिजल्टेंट फोर्स होगी वो कहाँ पे लगेगी, इनकी रिजल्टेंट फोर्स यहाँ पे लगेगी, यहाँ पर इनकी फोर्स लग रही है, यहाँ पे इसकी फोर्स लग रही है, और यहाँ पर आपके पास इसकी फ़ोर्स लग रही है, एंड देन यहाँ पर इसकी फ़ोर्स लग रही है, ठीक है। तो इस तरह करके ना इनकी फ़ोर्स लग रही होती है। और ये वाला कॉन्सेप्ट ये है कि फ़ोर्स ऑन अ बॉडी मूविंग इनसाइड दिस मोशन इज़ ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर, और जो फोर्स होती है वो आपके पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन भी होती है। तो यहाँ पे आप कह सकते हो फोर्स एंड एक्सेलरेशन, और यहाँ पर भी आप कह सकते हो फोर्स एंड एक्सेलरेशन, फोर्स एंड एक्सेलरेशन, फोर्स एंड एक्सेलरेशन, बोथ एक्ट्स हियर टुवर्ड्स द सेंटर, ठीक है। तो यहाँ पे एक छोटे से मैं पॉइंट्स यहाँ पे ये लिखवाऊंगा कि इन सर्कुलर मोशन फॉर एन ऑब्जेक्ट traveling in circular motion force always acts towards center। और फिर आप कह सकते हो कि since force is directly proportional to acceleration, आप कह सकते हो acceleration also acts towards center। ठीक है, तो ये यहाँ पे ना इसका पॉइंट बन जाएगा। यहाँ पे कुछ चीज़ें मैं हाईलाइट कर दूँ, दिस लुक्स वेरी बोरिंग। तो टुवर्ड्स द सेंटर ये चीज़ हो गया। यहाँ पे है फोर्स ऑलवेज एक्ट्स टुवर्ड्स द सेंटर, एंड देन एक्सेलरेशन also acts towards the center, force is directly proportional to what, it's directly proportional to acceleration, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपके पास चीज़ हो जाएगी। और
यहाँ पे बस आप ये कह दो कि थोड़ी सी मैं की यहाँ पे बना देता हूँ। ये जो v है आपके पास, ये क्या है, ये वेलोसिटी है, आपको पता है। तो यहाँ पे लिख दो दिस इज़ वेलोसिटी, एंड देन आपके पास जो a है, a क्या है, a है एक्सेलरेशन, और जो आपके पास f है वो क्या है, फोर्स है। ठीक है, तो ये बस चीज़ें हैं छोटी छोटी जो हमें पता होनी चाहिए, एंड दैट्स इट आई थिंक। इसके अलावा तो और कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और बाकी आप यहाँ पे साइड बाय साइड ये भी लिख सकते हो कि एक मिनट आप, अच्छा, अब इसमें यहाँ पे पॉइंट आता है कि एक जो पॉइंट था ना वो ओ लेवल्स वाला ही था, कि वो क्वेश्चन आपको एग्जामिनर करता था कि अगर आपके पास एक ऑब्जेक्ट है वो सर्कुलरली ट्रैवल कर रहा है, तो क्या वो उसकी जो स्पीड होगी, वो उसकी जो एक्सेलरेशन होगी वो कांस्टेंट रहेगी या नहीं रहेगी। तो यहाँ पे हमारा एक क्वेश्चन ये था, हमारे आंसर यहाँ पे ये था कि सिंस द ऑब्जेक्ट इज मूविंग in a circle, it changes its direction। ठीक है, it changes its direction and in turn its velocity, so acceleration is produced as the rate of change of या आप कह लो कि as the rate of the change of velocity, as there is a rate of change of velocity, as there is a rate of change of velocity। ठीक है, तो ये यहाँ पे इसका यहाँ पे आंसर होगा आपके। तो इसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज कर रही है, एंड इन टर्न इट्स वेलोसिटी चेंजेस, सो एक्सेलरेशन जो है वो आपके पास प्रोड्यूस हो जाती है एज देयर इज़ अ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, तो ये बस आपके पास यहाँ पे चीज़ है जो कि आपको पता होनी चाहिए। बाकी क्वेश्चन में यहाँ पे लिखता हूँ क्वेश्चन किस तरह आता था। यहाँ पे आई डोंट थिंक ए लेवल्स में वैसे इतना टेस्ट नहीं होता है वाला क्वेश्चन, बट स्टिल थोड़ी सी एक कॉन्सेप्चुअल सी चीज़ है जो कि हमें स्टिल पता होनी चाहिए। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया ताकि ओ लेवल्स में थोड़ा सा रिवाइज हो जाए। ठीक है, ये चीज़ होगी हमारे पास। यहाँ पे क्वेश्चन हमारे पास आएगा कि डज एन ऑब्जेक्ट traveling with constant velocity in a circle in a circular motion have acceleration। ठीक है, तो this is what we needed to prove and we successfully proved it here।
ठीक है, तो यहाँ तक समझ आ गया सारा? कोई यहाँ तक कन्फ्यूजन हो तो बताओ। ये बिल्कुल ही थ्योरेटिकल यहाँ पे सारी चीज़ें थी, ठीक है, समझ आ गई ना? ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे आ जाता है न्यूटन्स थर्ड लॉ आ जाता है। और न्यूटन थर्ड लॉ भी काफ़ी आसान है। उसमें हम क्या कर रहे होते हैं कि ऑपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन पे हमारा फोकस होता है, ठीक है, तो वो हमने यहाँ पे देखना है। तो यहाँ पर हमारे पास आता है न्यूटन्स थर्ड लॉ, ठीक है। और न्यूटन्स थर्ड लॉ हमें क्या कहता है कि फॉर एवरी एक्शन देर इज़ एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो यहाँ पर हमारे पास है फॉर एवरी रिएक्शन for every action there is an equal and opposite reaction। तो ये हमारे पास होता है न्यूटन्स लॉ। ऑपोजिट का मतलब है कि आपके पास यहाँ पे नेगेटिव डायरेक्शन में डेफिनेटली आएगा कोई ना कोई रिएक्शन। और हमेशा ये क्या होता है, एक्शन आपके पास कोई भी चीज़ हो सकती है। आप किसी को फोर्स लगा रहे हो तो जाहिर सी बात है आपके पास वापस एक्शन आएगा। अगर आप किसी के साथ बुरा करते हो तो कार्मा गेट्स यू बैक एज वेल, ठीक है। तो ये आपके पास होता है फॉर एवरी रिएक्शन देयर इज़ एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। और इसमें कोई इतनी कोई ख़ास चीज़ नहीं है, बस इसमें यह है कि जो फ्रिक्शन होती है, फ्रिक्शन बेसिकली इस फोर्स के ऊपर बिलीव करती है, ठीक है। तो उस फ्रिक्शन वाली फोर्स में क्या होता है कि आपके पास लेट्स सपोज अगर कोई स्क्वायर है इस तरह करके, तो आपके पास यहाँ पे ये फोर्स आपके पास यहाँ पे लग रही है, तो आपकी ऑपोजिट डायरेक्शन में आपके पास क्या चीज़ लगेगी, आपके पास लगेगा फ्रिक्शन। पिछली डायरेक्शन में आपके पास फ्रिक्शन लगेगा और आपके पास इस तरह डायरेक्शन में आपके पास ड्राइविंग फोर्स लगेगी लेट्स सपोज। तो इसको आप कह लो ड्राइविंग फोर्स, ठीक है। तो ये आपके पास यहाँ पे न्यूटन थर्ड लॉ भी हो गए हमारे पास सारे। अब इसके बाद आई थिंक हमने जो करना है कवर वो हमारे पास है मोमेंटम है। बेसिक जो हमने ओ लेवल्स के अंदर मोमेंटम किया था ना वो था, तो उसको हम देख लेते हैं कि व्हाट्स मोमेंटम। Sir, for the Newton's second law, would that if a force is acting on an object, would that mean that the acceleration is also acting in the same direction of the force? अच्छा, अगर फोर्स अच्छा, इट डज़ नॉट ऑलवेज मीन कि आपके पास हमेशा जो वो होती है ना एक्सेलरेशन वो वहीं पर ही लगेगी, हमेशा इसका ये मतलब नहीं होता। नॉर्मली ये होता है कि सिंस दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर तो मैग्नीट्यूड तो उनका सेम रहेगा, लेकिन हो सकता है आपके पास अगर फोर्स किसी और डायरेक्शन में लग रहा है तो एक्सेलरेशन हो सकता है आपके पास किसी और डायरेक्शन में लग रही हो, ठीक है। तो इट कैन हैपन, लेकिन हम ये कहते हैं प्रोपोर्शनलिटी में हम ये बस कहते हैं कि उनका जो मैग्नीट्यूड होता है ना मैग्नीट्यूड प्रोपोर्शन होता है। लेकिन वैसे नॉर्मल केसेस में सेम ही होते हैं। जहाँ पर आपकी फोर्स लग रही होती है वहाँ पे एक्सेलरेशन लग रही होती है। ये मैं कंफर्म कर लेता हूँ, केसेस ऐसे हो सकते हैं, एक्सेप्शनल केसेस ज़रूर हो सकते हैं जिसमें ऑपोजिट हो, बट आई थिंक नॉर्मली एक साथ ही लगते हैं। बट कंफर्म करना था मुझे वैसे। सेम डायरेक्शन होती है, ठीक है। इसमें आप इसी तरह कंसिडर करो, अगर प्रोपोर्शनल है तो ठीक है, साथ में सेम डायरेक्शन में यहाँ पे लिख भी लो बेशक इट्स इन सेम डायरेक्शन टू, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ होगी हमारे पास। और कोई सवाल हो, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास यहाँ पे आ जाता है मोमेंटम आता है। मोमेंटम मैंने इसकी कोई ख़ास डेफिनेशन आपको पहले भी नहीं लिखवाई थी बिकॉज है नहीं, ठीक है। मोमेंटम आपके पास बस स्पीड टाइप एक चीज़ होती है, और इसमें आप इसको ऐसे कह सकते हो कि इट इज़ डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ, या आप लिख दो इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ, डिफाइंड भी ना करो, इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी।
ठीक है। तो इन दोनों का ये है प्रोडक्ट। और जो SI यूनिट्स होते हैं इसके वो हम डिराइव भी कर सकते हैं, जिस तरह हम डेरिवेशन हमने की हुई है। मैस की जगह m की जगह kg आ जाएगा, वेलोसिटी की जगह क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो ये डिराइव कर लिया हमने इसका, ठीक है। अब इसका जो फार्मूला होता है, फार्मूला इज़ इम्पॉर्टेंट। फार्मूला आपके पास क्या होता है कि सबसे पहला जो आपके पास फार्मूला आता है टाइप 1 वाला फार्मूला, वो हम देख लेते हैं। वैसे नॉर्मल जो फार्मूला होता है वो भी मैं बताता हूँ क्या होता है। एक पहले इसको यहाँ पे लिखते हैं। जो नॉर्मल इसका फार्मूला होता है वो ये होता है, मोमेंटम इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है। ये आपके पास क्या है, मोमेंटम, ये आपके पास है मास, और ये आपके पास है वेलोसिटी। ठीक है। तो ये आपके पास हो जाएगा इसका फार्मूला। थोड़ा सा इसको नीचे कर देता हूँ बस। ठीक है, ये चीज़ होगी। अब इसके ना कुछ टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं, जिस तरह हमने देखे थे पहले। मैंने टाइप्स नहीं आप लोगों को करवाई थी, बट उसमें आई थिंक इट्स बेहतर है कि अगर हम इसको टाइप्स की तरह कर लें ना, तो थोड़ा सा वो हो जाएगा। अब इसमें मैं फार्मूला लिखवा देता हूँ। इस टाइप में क्या होता है, इसमें होता क्या, पहले मैं समझाता हूँ इस टाइप के अंदर व्हाट इज़ एक्चुअली हैपनिंग। तो इस टाइप के अंदर हमारे पास क्या होता है कि इसमें हमारे पास बेसिकली ये होता है कि आपके पास इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट होता है, वन ऑब्जेक्ट होता है। तो अगर वन ऑब्जेक्ट आपके पास आ रहा हो तो फिर आप क्या करते हो, तो फिर इसका सोल्यूशन ये होता है कि आपने अगर इसका सोल्यूशन निकाला ना, तो द सोल्यूशन फॉर दिस इज़ कि यूज़ दी फार्मूला जो हमने अभी भी किया, ये वाला फार्मूला आपने यूज़ कर लेना है। यूज़ दी फार्मूला m इक्वल्स टू mv, ठीक है। ये वाला फार्मूला आपने यूज़ करना है, और आपने जितने भी अपने क्वेश्चंस आ रहे हैं वो आपने इसी फार्मूले के थ्रू क्या करना है, सॉल्व भी करना है। अब इसकी कुछ टाइप्स की एग्जांपल्स भी देख लेते हैं। लेट्स सी अगर मेरे पास क्वेश्चंस हैं। ये तो हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, ये नहीं हो सकता। ये भी दो ऑब्जेक्ट्स ही आ रहे हैं। आई थिंक ज़्यादा इसमें ना वैसे दो ऑब्जेक्ट्स ही आते हैं, बट चलो खुद से एक एग्जांपल बना लेते हैं पहले से। अच्छा, ये टाइप्स ऑफ फोर्सेस जो हैं ये मैंने नहीं पढ़ा है अभी, इसको फिर ऐसा करते हैं नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। अच्छा, बल्कि ठीक है, थोड़ा इसके बाद ही करवाया तो इट्स फाइन। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम ये भी करना। अच्छा, इसमें टाइप 1 में फिर यही हम कर लेते हैं कि एक क्वेश्चन रैंडम सा यहाँ पे ले लेते हैं, फाइंड द मोमेंटम ऑफ द बॉल बिलो, ठीक है। तो यहाँ पे लेट्स सपोज हमारे पास एक बॉल आ रही है इस तरह करके, दिस इज आर, ठीक है, दिस इज़ आर बॉल। और इसको हम कहते हैं कि इसके अंदर ना कोई फोर्स यहाँ पे लग रही है। इट इज़ मूविंग टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन विद अ फोर्स ऑफ लेट्स सपोज 20 न्यूटन्स। और इसका जो वेट है, वेट हम कहते हैं कि इसका जो वेट इसके ऊपर लग रहा है ना, वो इसके ऊपर है लेट्स सपोज 9.81 न्यूटन्स है, ठीक है। अब हमने फाइंड आउट करना है कि इसका मोमेंटम क्या है। तो इफ़ वी नीड टू कैलकुलेट इट्स मोमेंटम देन विल जस्ट अप्लाई द फार्मूलाज अबव। तो यहाँ पे हमने फार्मूला अप्लाई करना है, मोमेंटम इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी। अब हमने मास फाइंड आउट करना है। मास का हमारे पास फार्मूला क्या होता है, मास का हमारे पास फार्मूला होता है W/G। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा W वेट ओवर G एंड देन वेलोसिटी। तो इसको थोड़ा सा और अगर चेंज करें तो यहाँ पे आ जाएगा 9.81, नीचे आपके पास
जो ग्रेविटी है वो भी 9.81 है, एंड देन इसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है 20 मीटर पर सेकेंड ऊपर कर लो, ठीक है, इसको 20 मीटर पर सेकेंड कर लो, ये 1 × 20 इसका आंसर आ जाएगा। तो आर मोमेंटम इज़ गोइंग टू बी व्हाट, इट्स गोइंग टू बी kg मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारे पास मोमेंटम का आंसर हो जाएगा। इसको यहाँ पे चेंज कर लेते हैं, इसको हम कहते हैं ये है वेलोसिटी, ठीक है। तो ये हमारे पास जो नीचे चीज़ आई है ना, ये हमारे पास हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ वी कैलकुलेट टाइप 1 आंसर्स। बाकी इसमें एक और भी चीज़ आती है, इसमें ना हमारे पास चेंज इन मोमेंटम भी आता है, तो उसको आप कह लो कि वो लेट्स सपोज आपके पास है टाइप 2 क्वेश्चन, उसको भी हम देखते हैं। चेंज इन मोमेंटम अक्सर बच्चों को कंफ्यूज कर देता है, क्यों करता है, बिकॉज उसके अंदर आपके पास ना डिफरेंट चीज़ें जो होती हैं वो आ रही होती हैं। लेट्स सपोज वो आपको ये पूछता है कि डायरेक्शन बहुत उसके अंदर क्रूशल होती है, बिकॉज आपका जो मोमेंटम है वो कौन सा आपके पास क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो टाइप 2 में हमारे पास क्या होता है, हमारे पास वन ऑब्जेक्ट रीबाउंडिंग होती है, ठीक है। तो रीबाउंड का क्या मतलब है मैं समझाता हूँ। अब इसका एक पास्ट पेपर का क्वेश्चन भी था, आसान अच्छा क्वेश्चन था, वो मैं बताता हूँ किस तरह यूज़ करना है। तो यहाँ पे हमने क्या करना होता है, वी हैव टू यूज़ द फार्मूला सोल्यूशन, यूज़ फार्मूला चेंज इन मोमेंटम वाला। और ये हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास होता है फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो दिस इज़ द फार्मूला दैट वी यूज़। और इसको थोड़ा सा अगर और सिंप्लीफाई करना है तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, इट्स गोइंग टू बिकम m1 mv1 माइनस mu, ये कर लो mv माइनस mu कर लो, दैट्स बेटर। तो ये हमारे पास फार्मूला, ये छोटे छोटे मैं फार्मूलाज दिखा रहा हूँ, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये पता होना चाहिए। वैसे अगर आपको एक फार्मूला पता है ना ऊपर वाला तो दैट्स फाइन टू, बट स्टिल आई वुड रिकमेंड कि ये जो छोटे छोटे फार्मूलाज यहाँ पे मैंने लिखवाए हैं ये पता होने चाहिए। तो ये भी मैं इसको बॉक्सेस में कर रहा हूँ ताकि जब नोट्स रिवाइज करो तो पता लग जाए आपको। ठीक है, तो ये हमारे पास फार्मूला हो जाएगा। इसका मुझे बस 2 मिनट दो, मैं क्वेश्चन ढूंढता हूँ, फिर बाकी जो टाइप दूसरी वाली टाइप्स आ रही हैं वो फिर हम बाद में देखेंगे, क्योंकि उनके साथ नए नए कॉन्सेप्ट्स आते हैं। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। ये वैसे क्वेश्चन जो है ये फोर्सेस से रिलेटेड है, बट वी आर गोइंग टू चेंज इट, ठीक है। और इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ना मैं अमेंड करूँगा, मैं बताता हूँ इसको हमने किस तरह चेंज करना है। अच्छा, इसमें आप ऐसा करो, इसमें वो कह रहा है व्हाट इज़ द एवरेज फोर्स, आप यहाँ पे कह लो व्हाट इज़ द एवरेज, वो क्या है, क्या कहते हैं, एवरेज मोमेंटम क्या है, ठीक है। तो उसके लिए हमने क्या करना है, हमारे पास सबसे पहले जो बॉल जा रही है हमने देख लेना यहाँ पे इनिशियल स्पीड क्या है। इनिशियल स्पीड इसकी क्या है, +12 है, ठीक है। फिर इसकी जो फाइनल स्पीड है वो इसकी क्या है, 8 है, और नेगेटिव डायरेक्शन में, ठीक है। तो अब वो कह रहा है इट लास्ट फॉर दिस, ये हमने इग्नोर कर देना है, वैसे ही इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें अगर हमने फाइंड आउट करना है यहाँ पे m, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा mv माइनस mu, और यहाँ पे हमारे पास जो मैस आ रहा है उसको हम ये कर लेते हैं, ऐसे करके कॉमन ले लेते हैं। तो मैस हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा क्या,
0.5 आ गया। एंड देन ये जो है ये हमारे पास बन रहा है -8 एंड देन यहाँ पर हमारे पास ये आ जाएगा -12 करके आ जाएगा, ठीक है। तो इसका अब जो फाइनल आंसर होगा वो हमारे पास होना चाहिए -20 हो जाएगा एंड देन -20 इंटू 0.5 दैट शुड गिव अस लाइक -10, ठीक है। अब इसमें जो आंसर है उसको इन्फॉर्म कर दूँगा। ठीक है, यही है हमारे पास यहाँ पे ना, यही हमारे पास मोमेंटम बन जाएगा -10 बन जाएगा। -10 की बनेगा बिकॉज वो लेफ़्ट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो दिस इज़ गोइंग टू बी आवर फाइनल आंसर, ठीक है। ये चीज़ होगी और यहाँ पे बस इसको चेंज कर लो, ठीक है, कि इसको आप कह दो कि ये आपके पास ये नहीं हो रहा, आपने कैलकुलेट करना है यहाँ पे एवरेज मोमेंटम कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो बस ये है। कोई क्वेश्चन हो अभी तक तो मुझे बताओ। इज़ एवरीथिंग क्लियर अप टिल नाउ? Yes. ठीक है, चलो फिर ऐसे करो, बाकी का जो हमारे पास कॉन्सेप्ट रह गया वो फिर हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं, इफ़ देर इज़, बल्कि नेक्स्ट क्लास में ऐसे करते हैं टेस्ट लेते हैं, ठीक है।